हेलो एवरीवन, दिस विशाखा मिस फ्रॉम द विशाखा CA एकेडमी। आप सभी का यहाँ पे वेलकम करते हैं CA स्टूडेंट्स के लिए भी, और बाकी जिनके भी अकाउंट्स के लेक्चर्स अगर देखना हो तो यहाँ पे मैं डिटेल्स में पढ़ाने वाली हूँ अकाउंट्स के लेक्चर्स। आप यहाँ पे वो भी आप देख सकते हो। तो लेक्चर्स आज हम इस पे CA के लेक्चर्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसको हम CA बोला जाता है शॉर्टकट में। तो अगर आप मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो, और यहाँ पे आपको सिर्फ 3 ही काम करना है। सबसे पहले वीडियो एंड तक देखना है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना है और सभी आपके फ्रेंड्स को शेयर करना है। तो लेक्चर आज स्टार्ट करते हैं। हमने इसके पहले लेक्चर में देखा था कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या होता है, उसका यूनिट 1 देखा था हमने, मीनिंग एंड द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। जैसे मैंने बताया था आपको मैं इसके MCQs के जो आंसर्स थे वो मैं आपको आज नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाली थी, ऐसे मैंने आपको पहले बोला था। तो आज हमारा सेकेंड लेक्चर है और आज मैं आपको इन सभी के आंसर्स बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग के सब फील्ड में नहीं आता है। तो जैसे आपको मालूम है अकाउंटिंग के सब फील्ड 3 के हैं, 5 के हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग, बाद में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड ह्यूमन अकाउंटिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सी ऑप्शन क्या है, बुक कीपिंग, मतलब हमारा आंसर क्या है यहाँ पे बुक कीपिंग। नेक्स्ट आ जाएंगे सेकेंड वन, द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि अकाउंटिंग सिस्टम सब में एक्सेप्ट करते हैं एक को छोड़ के। तो फर्स्ट में देख सकते हो डायरेक्ट पर्सन रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बराबर अकाउंटिंग सिस्टम करता है ना, रिकॉर्डिंग करता है और इफेक्ट्स भी डालता है। सेकेंडली क्या है, क्लासिफाइंग द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ फैसिलिटी द प्रिपेरेशन ऑफ इफेक्ट्स, उसको क्लासिफिकेशन भी करते हैं अकाउंटिंग। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब कौन सा इसमें से नहीं एक्सेप्ट करता है। थर्ड क्या दिया है, डेडिकेट द स्पेसिफाइड टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज ट्रांजेक्शन दैट द एंटरप्राइज में एंजर इन। तो आपको लगता है कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसमें से, A, B, C में से? इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे C, क्योंकि यहाँ पे बोला कि टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज ऐसा कोई भी अकाउंटिंग सिस्टम में नहीं होता है। थर्ड वन, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद, तो बुक कीपिंग मेनली कंसर्न विद, बुक कीपिंग का काम क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए आंसर मिल जाएगा आपको, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे फोर्थ के लिए क्या दिए हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट, कि अकाउंटिंग फंक्शन के लिए सभी हैं लेकिन एक को छोड़ के, तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो आप बता दीजिए इसका आंसर क्या हो सकता है। डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग करता है, फोरकास्टिंग भी अकाउंटिंग करता है, तो क्या नहीं करता है वो, लीगल पोस्टिंग अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है। फिफ्थ में आ जाएंगे, दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द पार्ट ऑफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे अभी कुछ ऊपर गया था, बुक कीपिंग सर रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द पार्ट ऑफ accounting. The financial position of the business is assessed on the basis of, फाइनेंशियल पोजीशन हम किस बेसिस पे देखते हैं, लास्ट में कब मालूम पड़ता है कि बिजनेस कैसा है, उसकी बुक कीपिंग देख के नहीं, ट्रायल बैलेंस देख के नहीं, तो बचा कैसे हमारा आंसर बैलेंस शीट, हम बैलेंस शीट देख के हमें मालूम पड़ता है कि कैसा उसका बिजनेस है। यूज ऑफ अकाउंटिंग फंक्शंस इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है कि क्रेडिटर एंड सप्लायर्स, लेडर्स एंड कस्टमर्स, क्या बोथ A एंड B? आंसर क्या होगा इसका, बोथ A एंड B, वेरी गुड। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंसीडर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कंसीडर नहीं करता है, असेट एक्सेप्ट द मॉनेटरी आइटम्स करता है, लायबिलिटी एक्सेप्ट मॉनेटरी आइटम्स करता है, असेट एंड लायबिलिटी एक्सेप्ट नॉन मॉनेटरी आइटम ये नहीं करता है। ऑन जनवरी द 1st सोहम पे द रेंट ऑफ ₹5,000, दिस कैन बी क्लासिफाइड एज,
सोहेल ने रेंट पे किया, रेंट पे मतलब क्या, क्या पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है मतलब क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। 10th वाला तो मैंने आपको कल ही पहले इसके लेक्चर में ही बता दिया था, तो क्या होने वाला है क्या नहीं, तो अभी आगे का हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका मैंने यूनिट 1 फर्स्ट लेसन का जो यूनिट 1 है उसके आंसर्स मैंने बता दिए हैं। अब हम चले जाते हैं हमारे यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 में हम पढ़ने वाले हैं कि अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, उनके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कैसे हमें उनको यूज़ करना रहता है, क्या अगर कुछ होता है तो कैसे हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले। तो देख लेते हैं। सेम यहाँ पे पहले से उन्होंने एक प्रिंसिपली फॉर्मेट बना दिया है कि जैसे यहाँ पे थोड़ा सा आपको टेढ़ा होकर देखना पड़ेगा इसको थोड़ा सा, तो कौन से प्रिंसिपल्स यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं, तो वही सब हम यहाँ पे अभी नीचे डिटेल इसमें पढ़ लेंगे इसके बारे में। यहाँ पे एक अच्छा खासा बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया गया है। अगर आप एक थोड़ा सा आप इमेज कीजिए कि आप एक प्रोप्राइटर हो, मतलब एक सोल प्रोप्राइटर हो, और आपको एक अपनी जो अकाउंट की बुक है वो आपको एक 5 अकाउंट बुक्स में आपको कॉपी करना है। ऐसे आपने 5 जन को बुला दिया है। अब वो 5 जन को दे दिया है कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको रिकॉर्ड करने के लिए एज पर द आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है उन लोग कैलकुलेट करके देंगे। तो देने के बाद कुछ थोड़े दिन हो गए, उसके बाद उन लोग बुक ला के आपको दे दिए। अब बुक में क्या है, सभी के बुक्स में कुछ ना कुछ अलग अलग है, क्या अलग अलग हो सकता है कि हाँ चांसेस है, सभी ने अपने हिसाब से उन्होंने अकाउंट बुक एक रिकॉर्डिंग बना दिया है। तो इसी को हम परेशान होते हुए प्रोप्राइटर ये सब होते हुए तो एक रूल्स एंड रेगुलेशन निकल गया है कि आप जो भी हमारी अकाउंटिंग्स का प्रिपरेशन बनेगा उसका जो फॉर्मेटली बनेगा वो एक अच्छे बेटर प्रिपरेशन हो, अच्छा प्रेजेंटेशन हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। और यहाँ पे हमें एक अकाउंट को एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस को यूज़ करते हुए हमें वहाँ पे एक अच्छा सा एक प्रेजेंटेशन बना देंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उनको क्या होगा, डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। तो ये सब उसको देखते हुए यहाँ पे एक बनाया गया था कि कंफ्यूजिंग जो कुछ नहीं हो। तो ये सब कंफ्यूजिंग को हटाने के लिए तो GAPP मतलब जर्नल एक्सेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यहाँ पे यूज़ किया गया था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं और क्या दिया है इसके बारे में। यहाँ पे हमें अकाउंटिंग ऑल्सो एड्रेस द वेरियस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू बाय द रेगुलर ऑथराइजिंग for the standardizations and accounting policy to follow under the specified circumference को देखते हुए। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वो होता है जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस की एंट्रीज को प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें हम अज्यूम किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, यहाँ तक कि उसमें अगर देखा जाए तो इंटरनल लॉजिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस को यहाँ पे हम देखते हैं। Consider those based assumptions and conditions which they have basis upon which accounting has been led। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक तरह से बोला जाए बॉडी ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंटली होती हैं, जहाँ पे हम थेरीज ऑफ प्रोड्यूस ऑफ अकाउंटिंग किया जाता है, करंट प्रैक्टिस किया जाए या गाइडेंस फॉर सेलेक्टिंग या कॉन्सेप्टली यहाँ पे होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में क्या क्या होना चाहिए कंडीशंस, कि वो सब रियल होने चाहिए, बेसिक होने चाहिए, सिंपल्स होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कॉन्स्टेंटली होना चाहिए, फ्यूचर से प्रेडिक्ट रिलेटेड होना चाहिए, और प्लस इंफॉर्मेशन फॉर द यूज होना चाहिए। अकाउंटिंग कॉन्सेंट वो होता है जहाँ पे हम इसको नॉर्मली आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोल दो, जो हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में यहाँ पे यूज होता है। और एक बॉडी ऑफ वर्ड हैज चेंजेस कंटेंट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पे होता है। अब एंट्री कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हम एंट्री के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले। एंट्री के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे हमारी जो एंट्रीज होती है, अभी सभी के लाइफ में सिर्फ बिजनेस तो हो नहीं सकता है, पर्सनल्स भी होते हैं। तो यहाँ पे हमें जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड होते हैं वो बिजनेस के बुक ऑफ अकाउंट में हमें एंट्री करनी चाहिए। और अगर खुद के ऑन ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, पर्सनल ट्रांजैक्शंस बोला जाता है जिसको, उसे हमें
पर्सनल बुक में ही एंट्री करनी चाहिए। यहाँ तक कि हमें जो बिजनेस के या पर्सनल अफेयर होता है एंट्रीज होती है वो डेली बेसिस पे हमें डबल एंट्री बुक में एंट्री करनी चाहिए और ये फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंसिंग पीपल अफेयर बाय द ऑनर होना चाहिए। एंट्री कॉन्सेप्ट का मतलब ही यही होता है कि जो एंटरप्राइजली होता है लाइबल फॉर द ऑनर फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो करता है उसको कैपिटली रिस्क भी होता है कि उसने कैपिटल अगर इन्वेस्ट किया तो कैपिटल रिस्क भी होगा, तो ही कैन क्लेम फॉर द प्रॉफिट फॉर एंटरप्राइज से प्रॉफिट के लिए भी वो मांग कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी एक अच्छा खासा एक एग्जांपल दिया है। मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टिंग 7 लाख एंड विच ही परचेज अ मशीनरी फॉर ₹5 लाख एंड मेंटेन द बैलेंस इन द हैंड द फाइनेंशियल पोजीशन। 7 लाख रुपए उसने कंपनी में डाले, लेकिन अभी छोटा कंपनी में 7 लाख रुपए डाले, उसमें से मशीन खरीदेगा ना, अलग से तो खुद से और कोई पैसा लेगा नहीं, तो 7 लाख में से 5 लाख को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना पैसा बचेगा, सिर्फ 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे ये होता है। अगर इसी सम्स को हम यहाँ पे देखते हैं, दिस में एंटरप्राइज अगर 7 लाख हो और उसमें से उसने 5,000 रुपये उसके फैमिली के एक्सपेंस के लिए अगर वो यूज़ कर लेता है तो क्या होगा, बराबर। तो कैपिटल हो गया 7 लाख रुपए। उसने अगर ड्राइंग के लिए, ड्राइंग मतलब हमारा पर्सनल, जब भी हम पर्सनली अगर कुछ यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पर ड्राइंग यूज़ करते हैं, लेस ड्राइंग, तो 5,000 माइनस कर देंगे तो 6,95,000 आ जाएगा टोटल करने पे इसका। उसमें से ये 5 लाख का जो मशीन लिया वो माइनस कर देंगे तो हाथ में पैसे कितने बचे, 1,95,000। अब आते हैं इसमें हम मनी मेजर कॉन्सेप्ट के बारे में। तो मनी मेजर कॉन्सेप्ट्स क्या होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो यहाँ पे हम जो भी रिकॉर्ड करें, मनी तो आपको मालूम है क्या होता है, मेजर्स मालूम है, कॉन्सेप्ट्स भी मालूम है, कि इस तीनों का साथ में हम क्या यूज़ करेंगे वो बता देती हूँ। तो इसका मतलब यही होता है कि जो भी हम ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वो हम मनी के टर्म ऑफ मनी में यूज़ करेंगे, क्योंकि एक मनी ही है जो हमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब कोई भी चीज़ को एक्सचेंज करना तो हम मनी से एक्सचेंज करते हैं और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू भी यहाँ पे इंक्रीज करता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। जिसमें अगर कोई भी अगर एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे दिया है कि एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, नो डाउट द असेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट द मेजर इज द मॉनिटरी टर्म, इट इज़ नॉट पॉसिबल देयरफॉर इट कैन नॉट बी इंक्लूड इन द बुक ऑफ अकाउंट, क्योंकि जब तक वो मनी में नहीं होगा तो हम मनी के हिसाब से बुक में हमारा लिख नहीं सकते। अगर मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगे तो ही हम अपनी बुक में लिखेंगे। यहाँ पे बुक मतलब हमारी बुक ऑफ अकाउंट। ठीक है, पीरियोडिकल कॉन्सेप्ट। पीरियोडिकल कॉन्सेप्ट का मतलब यही होता है कि उसका एक और नाम है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डिफाइंड अकाउंटिंग पीरियड भी बोला जाता है इसको। इसका मतलब भी ये हो गया कि हमें पीरियोडिकल वाइज करना चाहिए। ऐसा नहीं देखना चाहिए कि चलो 10 साल बाद करेंगे, 100 साल बाद करेंगे, नहीं। जैसे हमारा जो एवरी ईयरली बेसिस कर लो या मंथली वाइज कर लो, 6 महीने के हिसाब से या 9 महीने के हिसाब से या 15 महीने के हिसाब से हमें वहाँ पे हमें कैलकुलेट उसको फाइनेंशियल पोजीशन हमें वहाँ पे देख लेना चाहिए। यहाँ तक कि हम यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर्स के भी हमें यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। आफ्टर एवरी पीरियड, नॉट एट द एंड ऑफ द लाइफ देखना चाहिए। हम जैसे हमारा अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर जैसे ख़त्म होता है हमें वहाँ पे हमें अकाउंटिंग बुक चेक करनी चाहिए कि हमारा अकाउंटिंग बुक कैसा है। ऐसा नहीं 100 साल बाद देखेंगे, 10 साल बाद देखेंगे, नहीं। और जैसे अगर आपको मालूम है अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ये हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर। अगर कॉन्सेप्ट्स वो होते हैं जो हमें देखना रहता है कि इसमें इवेंट्स में कभी कितनी बार तो सिर्फ कैश में नहीं आता है, क्रेडिट भी आता है, या रिसीव इन पहले ही रिसीव हो गया एडवांस में या बाद में भी होता है। तो इसका एक अच्छा खासा हम एग्जांपल नीचे देख लेते हैं। जैसा पे दिया है, मिस्टर ए स्टार्टेड अ क्लोथ मर्चेंट्स, ही इन्वेस्ट ₹50,000, ब्रॉट फॉर ₹50,000, he sold such a maiden of ₹60,000. Customer paid him 50,000 cash. Assume him to pay the 10,000 shortly. He received ₹60,000. It occurred the original cost of closed business.
मिस्टर एक्स रिसीव 50,000 इन द कैश एंड 10,000 बाय द वे ऑफ रिसीविंग। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि हमें जो पैसा है उन्होंने इतना इतना इन्वेस्ट किया, सामान बेचा कितने का, 60,000 का, मिला कितना, 50,000 कैश मिल गया, लेकिन अभी तक 10,000 बाकी है ना। तो ये जो 10,000 बाकी है वो हमारा क्या हो गया, फ्यूचर में होने वाला पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला भी यूज़ करते हैं कि हमारा रेवेन्यू कितना है और एक्सपेंस कितना है। रेवेन्यूज और में से एक्सपेंस माइनस कर दें, रेवेन्यू मतलब सामान कितने का लिया था वो, उसमें से एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। और एज पर अगर कैपिटल बेसिस पे करना हो तो उसके अलग अलग फॉर्मूलाज है यहाँ पे, जैसे कैश रिसीव इन द ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस माइनस कैश पेड इन द ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस, रिसीव माइनस पेड, ये ध्यान रखना। तो क्या मिल जाएगा हमें, प्रॉफिट। अगर वही टाइमली रेवेन्यू एक्सपेंस हो रहा हो, कैश रिसीव और नॉट पेडेड हो रहा है, तो क्या फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, तो व्हेन द कैश रिसीव बिफोर द रेवेन्यू इज बुक्ड माइनस अ लायबिलिटी क्रेडिटेड व्हेन द कैश इज रिसीव इन द असेट। ऐसे यहाँ पे अलग अलग फॉर्मूलाज यहाँ पे आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हो वीडियो को स्टॉप करके। मैचिंग कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होता है वो देखते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट्स को अगर देखा जाए तो रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड का होता है जिसे कंसिडर किया जाता है, और यहाँ पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है, और वहाँ पे हम देखते हैं कि कितना हमारा अर्निंग हो रहा है, कितना हमारा एक्सपेंस हो रहा है, ये सब हम यहाँ पे देखते हैं। ये सिर्फ हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर को ही कंसिडर नहीं करता है ऑन द एक्चुअल इनफ्लो या आउटफ्लो को, यहाँ तक कि हम यहाँ पे प्रीपेड होता है, कभी भी आउटसाइड एक्सपेंस हो गया, अर्न हो गया, अक्योर इनकम हो गया, तो ये सब भी हमारे यहाँ पे होते हैं। एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, द मिस्टर पी के स्टार्टेड द क्लोथ बिजनेस, ही परचेज 10,000 पीस गारमेंट एट द ₹100 पर पीस। उसने 10,000 के गारमेंट 10,000 पीसेस ऑफ गारमेंट खरीदे, हर एक गारमेंट कितने का हो गया, 100 पीसेस के, और उसमें से 8,000 उसने क्या कर दिया, बेच दिया। बेचा कितने में, 150 रुपये पर पीस के हिसाब से ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ 12 मंथ। तो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर 2009 उन्होंने दे दिया है कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर उनका क्या है, अकाउंटिंग पीरियड है। ही पेड द शॉप रेंट वो ₹3,000 उसने रेंट पे कर दिया फॉर द 11 मंथ, 11 महीने के लिए उसने पे कर दिया। And they paid the 8 lakh to the supplier of garment and they received the 10 lakh from the customer। 11 महीने के लिए उसने 3,000 पे कर लिया, मतलब 12वां महीने का बाकी है अभी भी। ठीक है, 8,000 उसने गारमेंट्स वाले को दे दिया, 8 लाख उसने गारमेंट वाले को दे दिया, और कस्टमर से उसने कितना कमाया, 10,000। अब इसमें क्या करना है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके में काम की चीज़ होती है ये वाली, इसको अंडरलाइन कर दो कि हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है, कब से है, ये हमें यहाँ पे मालूम पड़ेगा। तो एक्चुअल मेजर रिसीव क्या हो जाएगा, 12 लाख हो जाएगा। कैसे कि 8,000 का उसने सामान 8,000 पीसेस को 150 रुपये में बेचे, बराबर। ये देखिए 8,000 मल्टीप्लाई बाई 150 रुपीज़ कितना आया, 12 लाख। लेकिन उसने मिस्टर पीके ने कितना कलेक्ट किया कस्टमर से, यहाँ पे देखो 10 लाख। आना कितना चाहिए था, 12 लाख। कलेक्ट कितना किया, सिर्फ 10 लाख। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अगर 12 लाख में से 10 लाख चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 लाख रुपए हमारे यहाँ पे बच जाते हैं। अब देखते हैं, सो प्रिंट फॉर 12 मंथ इन द एक्सेप्ट आइटम अकाउंटेड फॉर 36,000 नॉट द 33,000 कैश पेड। शॉप का रेंट कितना है, 3,000 महीने के हिसाब से। तो 3,000 है महीने के हिसाब से, 3,000 महीने का खर्चा है हमारा, और इसको मल्टीप्लाई पे 12 कर देंगे, साल का पे करना है। कितना हो जाता है, 36,000। लेकिन उसने पे कितने का किया, सिर्फ 11 महीने का, मतलब कितना होता है, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 11, 33,000 ही होता है।
आना कितना चाहिए था 36,000। ठीक है, इतना आप लोग को समझ गया। अभी आप आगे के देखते क्या करना है क्या नहीं करना है। द अमाउंट द अकाउंटेंट रेट 10,000 एज एक्सपेंस परचेस ऑफ मशीनरी एंड शुड बी ट्रीटेड एज 1,64,000 एज द प्रॉफिट। रेवेन्यू वॉज कितना था 12 लाख। मैचेंट कितना था 10 लाख। सो प्रिंट कितना था 36,000। अगर देखा जाए ऑब्जर्व द आंसर इज नो मैचिंग लिंक्स। ठीक है, अब हम नीचे आके हमारा आंसर हमारा पूरा कैलकुलेट यहाँ पे हम करेंगे। अभी हम तो रेवेन्यू कितना था 12 लाख का होना चाहिए और उसका एक्सपेंस मशीनरी कितना था 8 लाख। सो प्रिंट कितना था 36,000। इसको यहाँ पे लेके माइनस किया कितना आया 3,64,000 आ गया। इन्वेंटरीज कितना क्या 2,000 पीसेस बच गए थे, मतलब 2,000 जो पीस बच गए थे वो भी 100 रुपये के तो बचेंगे, जब बेचेगा तब देखेगा, तो आ गया 2 लाख रुपए। अब इसे से और टोटल रिसीवेबल कर देंगे 2 लाख यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। तो हमारा कैश रिसीव कितना हो गया 10 लाख में से हम माइनस कर देंगे तो कितना बचा हमारे यहाँ पे 1,67,000। इन तीनों को ऐड करके कितना आया 5,67,000। अब लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स भी कुछ ना कुछ बाकी हो ना, तो 2 लाख का ट्रेड पेबल्स। एक्सपेंस बाकी था 1 महीने का पूरा एक्सपेंस बाकी था जहाँ पे हमें पे करना बाकी है, तो 3,000 वो आ गया। तो और अगर हमें प्रॉफिट और कैपिटल देखा जाए तो 3,64,000 वो जहाँ पे हमने अभी यहाँ पे ऊपर यहाँ पे कैलकुलेट किया था। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा हो जाता है ये आंसर्स। गोइंग कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखते हैं। तो गोइंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसको हम प्रिपेयर किया जाता है उसको हम अज्यूमिंग या एंटरप्राइज के हिसाब से हम किए जाते हैं, और जिसमें हम देखते हैं कि जो भी लिक्विडिटीज या मैच्योर हो रही है नहीं हो रही स्केल्स बेसिस पे, वो सब हम यहाँ पे देखते हैं और उसको हम एक हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे दिया है कि मिस्टर एक्स परचेस अ मर्सनरी फॉर द बिजनेस पेइंग ₹5 lakh out of ₹7 lakh invest by the him. He also paid the transport expense and the installing charge cash amount of ₹17,000. If he is still willing to concept the business, his financial position will be. अरे उसने ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ भी खर्चा किया है, उसका पर्सनल खर्चा हो जाता है या उसको जो भी है तो वो भी हम ऐड कर देंगे। तो क्या ऐड करेंगे, कैपिटल हो गया 7 लाख रुपए। अब जो मशीनरी उसने कुछ एक्सपेंस यूज़ किया ना ट्रांसपोर्ट के लिए, मशीन खरीदा कितना 5 लाख का, एक्सपेंस कितना का हुआ 70,000, दोनों को ऐड कर दो 5 लाख और 70,000 तो कितना हो गया 5,17,000। कैपिटल में से माइनस कर दो, हाथ में कैश कितना बचा 1,30,000। इस तरीके से यहाँ पे सम्स होते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जहाँ पे हम इसको हिस्टोरिकल बेसिस के कॉन्सेप्ट पे देखा जाता है, जहाँ पे हम मेजरमेंट बेसिस हो गए अकाउंटेंट ट्रेडिशनल बेसिस पे हम वहाँ पे देखा जाता है। जैसे व्हेन द मशीनरी इज एक्वायर्ड बाय पेइंग द ₹5 lakh फॉलोइंग द कॉस्ट कॉन्सेप्ट, द वैल्यू ऑफ मशीनरी वाज टेकन द 5 lakh ओनली, द हायर ऑब्जेक्ट। अगर अदर बेसिस का अगर देखा जाए तो करंट कॉस्ट असेट्स में इफ द एसेट वाज परचेज ऑन फर्स्ट 1995 में, तो वो हमारा नॉट टेबल इन द मार्केट के हिसाब से हमारा आता है यहाँ पे। रियलाइजेशंस कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, जो हमारे क्लोजर टू कॉस्ट कॉन्सेप्ट से ही होता है, और जिसमें भी हमें असेट से रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से वहाँ पे हम रिकॉर्डिंग्स करते हैं। तो अगर देखा जाए तो जैसे यहाँ पे अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट 5 लाख रुपीज़ है तो हमारा करंट कॉस्ट कितना हो गया 15 लाख। तो सच चेंजेस अगर सडनली कुछ चेंजेस आ जाए तो नहीं चलेगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट कितना था 5 लाख, आया कितना वहाँ पे 15 लाख। एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। द मिस्टर एक्स परचेज अ पीस ऑफ लैंड ऑन द 1st 1995, द पे 2 लाख। The current value market will be the 1,02,000 on 31/12/2020। खरीदा कब जमा 1995 में, और 2020 में से जमीन का प्राइस कितना हो गया 1,02,000। Should the account show the land of 2,02,000 for the cost concept and ignore the 1,000 value increase or not? बोला गया कि हमें 2,000 की एंट्री दिखानी चाहिए, क्या हमें
और वो जो 1 लाख जो आने वाला है उसको भूल जाना चाहिए। चलो देखते इसको कैसे करना है। अगर पुराना बैलेंस शीट देखा जाए तो हमें सेम कैपिटल इतना होगा तो लैंड इतना हो जाएगा। लेकिन अगर रिसेंटली देखा जाए तो मैंने खरीदा ज़मीन कितने का, 2 लाख का, लेकिन प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 लाख रुपए का। बराबर, खरीदा 2,000 रुपये में, प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 लाख रुपए। तो ये मेरा जो 1 लाख रुपए क्यों हो गया, वो अनरियलाइजिंग गेन है, मतलब सडनली मुझे गेन होना। ठीक है, आज भी आप कोई ज़मीन या कुछ खरीदते हो, उसका प्राइस आज कुछ अलग हो, आगे फ्यूचर में उसका प्रॉफिट कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। ड्यूल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूल एक्सेप्ट कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पे इफ़ इंक्रीज द वन असेट एंड डिक्रीज द अदर एसेट, ऐसा हो जाए। इफ़ इंक्रीज द असेट सिस्टमेटिक इंक्रीज द लायबिलिटी हो सकता है। अगर डिक्रीज असेट होगा तो इंक्रीज इन अदर असेट हो जाए, या डिक्रीज इन असेट हुआ तो डिक्रीज इन लायबिलिटी। इस तरीके से अलग अलग हमारी बुक में डबल एंट्री बुक्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें अच्छे से आइडिया मिलेगा। कैपिटल दिया है 1,15,000, बैंक लोन दिया है 75,000, अदर लोन दिया है 75,000, मर्सनरी दिए हैं 2 लाख और कैश दिया है 1 लाख। न्यू मर्सनरी परचेज किया है 50,000 इन द कैश। न्यू मर्सनरी परचेज ऑफ ₹50,000 on credit cash is to be paid later on. Cash the period repay bank loan on the external ₹50,000, raising the bank loan 50,000 and pay off other loan. Effect of transaction: increase the mercenary value and decrease the cash balance by the ₹50,000। बोला है कि इंक्रीज कर दो मशीनरी वैल्यू को और डिक्रीज कर दो कैश बैलेंस को बाय ₹50,000 को। ये हमारा इफेक्ट्स यहाँ पे दिया गया है। तो अभी हमारे इफेक्ट्स के हिसाब से हम जाएंगे तो हमें कैसे करना है, जिसका हमें यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इंक्रीज द मशीनरी वैल्यू डिक्रीज द कैश बैलेंस बाय 50,000। तो हमारा यहाँ पे पहले कैश बैलेंस चाहिए। कैश बैलेंस कितना था, 1 लाख रुपए। तो उसमें से हमें 50,000 माइनस कर दें तो कितना हो गया, 50,000। और मशीनरी को क्या बोला उन्होंने, इंक्रीज कर दो। तो इंक्रीज करने के लिए क्या होगा, 2 लाख रुपए है तो 2 लाख में से 50,000 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, ये लिख दिया। यहाँ पे दोनों एंट्री क्या हो गई, सेम। इंक्रीज इन मशीनरी वैल्यू, इंक्रीज इन मशीनरी वैल्यू एंड इंक्रीज इन द क्रेडिटेड बाय द ₹50,000। 50,000 में क्या करना है, क्रेडिट में एज द मशीनरी इंक्रीज कर देना है। तो ये सब अमाउंट तो सेम है। तो यहाँ पे हम क्रेडिट का एक डाल देंगे 50,000। और क्या बोला उन्होंने, इंक्रीज इन मशीनरी वैल्यू। मशीनरी वैल्यू हमारी जो भी आएगी वो कैश फ्लोट में आएगी। तो यहाँ पे हम इंक्रीज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे लिए, यहाँ पे 1 लाख क्या हो गया, 50,000 से जो 50,000 था वो कितना हो गया, अभी 1 लाख रुपए हो गया। और यहाँ पे क्रेडिट मशीनरी कितना आ गया, 50,000। टोटल करके कितना आ गया, 3,50,000, 3,50,000। डिक्रीज द बैंक लोन, बैंक लोन को डिक्रीज करना है 50,000 से और कैश को भी डिक्रीज करना है 50,000 में। तो यहाँ पे से क्रेडिट और मशीनरी को हटा दो, उसको नहीं लेना है, बाकी सब हम ले सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन को मैं आपको ऊपर जाके नीचे आने में प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए। तो कैपिटल सेम लिखेंगे। बैंक लोन कितना बोला, 75,000 ही था। इसको चेंज करके कितना आ जाएगा, यहाँ पे अभी 25,000, बाकी सब कुछ सेम। कैश को चेंज करने बोला है, 1 लाख रुपए था, माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 50,000। इंक्रीज द बैंक लोन एंड डिक्रीज द अदर लोन बाय द 50,000। अदर लोन को भी 50,000 से माइनस कर देना है और बैंक लोन को क्या कर देने का, ऐड कर देने का है। तो इस तरीके से यहाँ पे तुम्हें अलग अलग चीज़ें मिल सकती हैं। तो एवरी ट्रांजेक्शन द इवेंट है द 2 कॉन्सेप्ट, एंट्री प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स हो गया, या इक्विटीज इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी हो गया, या इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू फिक्स एसेट्स प्लस करंट असेट्स हो गया। इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म इज इक्वल टू फिक्स एसेट्स प्लस करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दो। इक्विटी इज इक्वल टू फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग्स। तो यहाँ पे दिया है कि कैपिटल दिया है 2019 के हिसाब से 12% बैंक लोन दिया गया है फिक्स
ट्रेड पेबल्स दिया गया है, फिक्स असेट दिया है, ट्रेड रिसिप्ट दिया है, इन्वेंटरी दिया है, कैश एंड बैंक अकाउंट दिया गया है। अगर ये 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक है तो यही हमारा 1 अप्रैल को क्या हो गया, 2020 2 अप्रैल का 2019 का 1 अप्रैल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये सब बैलेंस शीट, मतलब 19-20 के लिए ये हो गया ओपनिंग स्टॉक, ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ भूलना नहीं है आपको। तो फॉर द ईयर एंडेड हमें क्या क्या चाहिए वो हम देखेंगे। तो इक्विटी हमारे लिए कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितना हो गया, 1 लाख रुपीज़ हो गया। अब लायबिलिटी के लिए हमें क्या क्या लगेगा वो देखते। तो लायबिलिटी क्या होता है, बैंक लोन हो जाएगा, ट्रेड पेबल हो जाएगा। तो बैंक लोन और ट्रेड पेबल ओपनिंग स्टॉक में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। असेट्स फाइंड करना है, तो असेट्स के लिए क्या क्या होता है, फिक्स असेट, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंटरी और क्या होता है कैश एंड बैंक अकाउंट, इन सबको ऐड कर देंगे, एक अमाउंट मिल जाएगा। अगर इक्विटीज़ कहाँ गए, कैपिटल समझो, अभी इक्विटीज़ मिला था ना यहाँ पे, ये रहा इक्विटीज़ मिला था, कैपिटल्स लायबिलिटी मिली, दोनों को ऐड करके क्या आना चाहिए, हमारा असेट्स आना चाहिए। तो देखते हैं असेट और लायबिलिटी हमारा सेम है क्या। हाँ, इक्विटी कितना आया, 1 लाख रुपए, लायबिलिटी कितना आया 1,75,000, दोनों को ऐड करके आया 2,75,000। हाँ सेम है, तो मतलब हमारा आंसर क्या है, सेम है। वाई अगर 31 मार्च के हिसाब से हम देख लेंगे, सेम असेट फाइंड करना, लायबिलिटी फाइंड करना है और इक्विटीज फाइंड करना है। इक्विटी और लायबिलिटी को हम ऐड करेंगे, चेक कर लेंगे, सेम ही आएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट चेक करना है तो हमें हमारी जो इक्विटेड वैल्यू है, हमारा जो प्रॉफिटेबल वैल्यू है वो, और मतलब इक्विटी जो कैपिटल है और पुराना नया दोनों को माइनस कर देंगे, हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। इस तरह के यहाँ पे हमारे सम्स होते हैं। ठीक है, अभी आगे चले जाएंगे। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग अज्यूम्स, 3 तरह के फंक्शंस होते हैं, कौन से, कॉन्स्टेंट एंड एक्यूअल फंक्शंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो होता है जिसमें हमें एक सिस्टमेटिकली अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना पड़ता है और इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस बनाना पड़ता है, जिसमें मैनेजमेंट एंट्री विद पब्लिक कम्युनिकेशन होता है और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटिव्स। तो अगर जब फाइनेंशियल हम एंट्रीज करते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें फॉलो करनी चाहिए, जैसे अंडरस्टेबिलिटीज़। तो अंडरस्टेबिलिटीज़ का मतलब होता है कि जो भी हमें अकाउंटिंग एंट्रीज डालते हैं वो एक अंडरस्टेबिलिटी, मतलब अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए हम क्या डाल रहे हैं। कोई भी अगर उसको देखे तो फटाक से समझना चाहिए, और उसमें जो भी डालेंगे वो एक बिजनेस रिलेटिव होना चाहिए, नॉलेज ऑफ बिजनेस होना चाहिए, इकोनॉमिकली एक्टिविटी से होना चाहिए, अकाउंटिंग होना चाहिए, स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कॉम्प्लेक्सली मैटर, इतना इंफॉर्मेशन अबाउट अ कॉम्प्लेक्स मैटर होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। और जो भी हम डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं वो नीड ऑफ यूज शुड नॉट बी एक्सक्यूड और मर्ज ऑन द ग्राउंड होना चाहिए। रिलीवेंस का मतलब ही होता है यहाँ पे हम डिसीजन मेकिंग बनाते हैं बाय यूजिंग ऑफ रिलीवेंस में हम यहाँ पे देखते हैं कि वो पास्ट है या प्रेजेंट या फ्यूचर्स को देख के हम यहाँ पे करेक्ट्स क्या है, कॉन्फिडेंस क्या है, वो यहाँ पे हम देखते हैं। रिलायबिलिटीज़ का मतलब होता है कि जो रिलायबल्स है या नहीं, क्वालिटी ऑफ रिलायबिलिटी है या फ्री फॉर मटेरियल्स एरर्स कुछ तो नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे हम देखते हैं। कंपेरेबिलिटीज़ का मतलब यहाँ पे हो गया है कि जो हम परफॉर्मेंस या यहाँ पे हम एक तरह से कंपेरेबिलिटी करते हैं कि हमें मालूम होना चाहिए कि ट्रांजेक्शन्स क्या होता है, इवेंट्स क्या होता है, कैसे पीरियड टू पीरियड चेंजेस होते हैं, यहाँ पे हम वो सब देखना रहता है। एज कम्पेयर किससे कंपेयर करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंपेयर कर दो ये सब। मटेरियल लायबिलिटीज़, मटेरियल्स क्या होता है कि हम जो यहाँ पे एक तरह से बोलो ना, कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है या ओमिशंस तो नहीं कर रहे हैं, हम कुछ बीच में भूल तो नहीं जा रहे हैं। फिर उसका मटेरियल डिफरेंट साइज में होता है, नेचर ऑफ एरर तो नहीं है, जजमेंट ऑफ जो हमारा पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस होता है, ये सब हम यहाँ पे देखते हैं। फेथफुल रिप्रेजेंटेटिव, हमें पे फेथफुल रखा जाता है कि हमें जो हमारे यहाँ पे मोस्ट फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन होता है वो ऑलमोस्ट अब रिस्क पे होता है, तो हमें एक फेथ रखना पड़ता है कि हम जो यहाँ पे कर रहे हैं, जो भी डिफिकल्ट मेजर्स जो कर रहे हैं, गुडविल्स हो गया, रिलायबिलिटी हो गया, वो सब एक आइटम डिस्क्लोज नहीं हो, रिस्क नहीं, यहाँ पे हम एरर्स सराउंडिंग में अक्यूरेट मेजर नहीं हो।
बाकी सब नॉर्मल है, खाली आप मेन मेन पॉइंट्स भी याद कर दोगे तो भी आपका चलेगा। तो यहाँ पे एक समरी राइटिंग्स पूरा दिया गया है, कितने कॉन्सेप्ट्स होते, क्या कॉन्सेप्ट्स होते, देखा होगा। तो यहाँ पे जो 3 फंक्शन है उसके बाद कोई भी कॉन्सेप्ट ज़्यादा कंपल्सरी या इम्पोर्टेंट नहीं दिया है, मेन ये फोकस इन पे किया गया है। तो आप समरी के बेसिस पे भी आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो। अब आ जाते हैं हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो सेम आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे, इसके आंसर्स। तब तक आप इस सभी के आंसर्स आप खुद ढूंढ सकते हो, सर्च कर सकते हो। आपको भी मैंने पढ़ाया है कैसे, तो आप कर सकते हो। और इसके आंसर्स आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि इसके आंसर्स क्या है। यहाँ तक कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स के आंसर्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है पॉइंट 2 का, यूनिट 2 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो आज मैं यूनिट 3 भी आपके लिए स्टार्ट कर रही हूँ। तो यूनिट 3 में हम पढ़ने वाले कि अकाउंटिंग के जो मेन पॉइंट्स वर्ड्स जो होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, क्यों यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, वो सब पढ़ेंगे। एक्सेप्ट, ये सब अगर देखा जाए तो ये लास्ट के आपके जो पॉइंट्स होते हैं वही वर्ड्स हैं। तो मैं फटाफट पढ़ा देती हूँ इसके पॉइंट्स आपको। एक्सेप्ट मतलब किसी हमने बिल भेजे हैं, उसने अगर एक्सेप्ट किया रहेगा तो उसी को बोला जाता है एक्सेप्ट। अकाउंटिंग पॉलिसी, अलग अलग जगहों पे अकाउंटिंग पॉलिसी हम जो यूज़ करते हैं उसको अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब देखा जाता है कि कौन सा मेथड यूज़ कर रहे, कौन सा अकाउंटिंग को हम देख के यहाँ पे यूज़ करें। अक्यूर का मतलब होता है अर्निंग एंड इनकम जो बोला जाता है, ठीक है। बाकी सब ठीक है, इसका आप लायबिलिटीज मालूम है, आपको असेट्स मालूम है। एडवांस में जो पेमेंट लिया जाता है उसको एडवांस बोलते हैं। एनुअल रिपोर्ट जो पूरे एंड ऑफ द ईयर में एक रिपोर्ट बनती है जिसमें हम ग्राफ ये सब यूज़ करते हैं। अपलोड अमाउंट में यहाँ पे हम प्रॉफिट टूवर्ड्स कितना है, डिविडेंडली कितना होता है, रिवेन्यूज कितना होता है, ये सब हम यहाँ पे देखते हैं। असेट्स में टेंजेबल असेट, इनटेंजेबल असेट्स होते हैं। असेट्स का यहाँ पे शॉर्ट कर बता दूँ तो मैं आपको जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होता है, जैसे मशीनरी हो गया, प्लांट एंड मशीनरी बोल दो, स्टेशनरी के सामान हो गए, बाद में फर्नीचर्स हो गए हैं, ये बिल्डिंग हो गई, ये सब हमारे क्या हो गए, असेट्स। ऑथराइज शेयर कैपिटल्स, यहाँ पे हमारे शेयर कैपिटल होते हैं जहाँ पे इसमें हम पार वैल्यू के मतलब जो नॉर्मल वैल्यू चल रही है उस पर हम लेते हैं। एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है सभी को प्लस करो, जितने भी नंबर होंगे डिवाइड बाय उतने नंबर से उसको डिवाइड कर दो तो हमें एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा। बैड डेब्ट्स वो होता है जो हमें इन रिकवर, जो उसको हम कवर नहीं कर सकते, उसको पहले से हम अज्यूम कर देते कितने का हमें लॉसेस हो सकता है। बैलेंस शीट तो आपको मालूम है जहाँ पे असेट लायबिलिटीज ये सब हम निकालते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज एक तरह का डॉक्यूमेंटली होता है जहाँ पे हमें कुछ सम ऑफ अमाउंट लिखा होता है, जिसके नाम पे लिखा रहता है वो भी लिखा होता है, और एक तरह का ये बेयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी इसको बोला जाता है। बोनस शेयर्स का मतलब होता है कि जो भी रेवेन्यू पे अगर सरप्लस कुछ होता है तो शेयर्स पे बोनस मिलना। बुक वैल्यू का मतलब जो हमारी ओरिजिनल जो बुक की जो वैल्यूबल होती है, जो चीज़ हम ले रहे कॉस्ट कर रहे हैं, कॉस्ट या रिप्लेसमेंट वैल्यू बोल तो वो होना चाहिए। बोरोइंग कॉस्ट, सामने वाले से हम जो बोरोइंग कुछ ले रहे हो तो उसको बोलते हैं बोरोइंग कॉस्ट। बोनस एंड डेबिट बता दिया। कॉल आपको यहाँ पे कॉल मतलब फ़ोन वाला कॉल नहीं बोलते, यहाँ पे कॉल मतलब जब हम शेयर से कुछ बेचते हैं या खरीदते हैं या कुछ होता है इशू में तो वहाँ पे डिमांड के हिसाब से कॉल अप जाता है। कॉल ऑफ शेयर कैपिटल, तो कॉल ऑफ शेयर कैपिटल यहाँ पे हो गया था पार्ट ऑफ सब्सिडी शेयर कैपिटल होता है जहाँ पे शेयर होल्डर्स रिक्वायर्ड टू पे द शेयर्स वैल्यू। कैपिटल मतलब पैसा, कैपिटल असेट्स मतलब जो भी कैपिटल से असेट्स लाए गए हैं जिसको इन्वेस्ट के लिए लाया गया है, नॉट फॉर द सेल के लिए। कैपिटल एम्प्लॉय का मतलब होता है जो हमारे असेट्स हो गए, इन्वेस्टर हो गए, वर्किंग कैपिटल हो गए, ये सब। कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ पैसा जो मिलाए हैं उसमें लॉस भी हो सकता है या प्रॉफिट भी हो सकता है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, हम जो कैपिटल लाए हैं, एसेट जो लाए वो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब हो रहा है वो सामान बन रहा है। कैश मतलब पैसा, कैश इक्विवेलेंट्स, ये सब अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे अभी कैश डिस्काउंट, कैश पे डिस्काउंट मिलना। कैश प्रॉफिट मतलब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी हो सकता है, कैरिंग अमाउंट एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। बाद में चार्जेस, चेक, ये सब यहाँ पे दिए गए हैं।
तो आपको एग्जाम में इसके शॉर्टकट्स पूछ सकते हैं कि इन सभी का शॉर्टकट में मीनिंग्स क्या होता है, सीकिंग फंक्स का मतलब क्या होता है, ये सब आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो सनरी क्रेडिटर्स क्या होता है, ट्रेड क्रेडिटर्स क्या होता है, ट्रेड पेबल्स क्या होता है। तो सनरी क्रेडिटर्स और ट्रेड क्रेडिटर्स वो होते हैं जो अमाउंट ऑनर जो होता है उसे एंटरप्राइज के लिए गुड परचेज करता है और रिसीव करता है, उन्हीं को बोला जाता है। और सनरी डेटर्स वो होते हैं जहाँ पे हमने गुड सॉल्व किया है या सर्विस दी हुई है उसके लिए। सरप्लस मतलब प्रॉफिट, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड किया मतलब ट्रेड मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे सामान बेचा या खरीदा कुछ भी हो, उस पर भी हमें डिस्काउंट मिलता है। अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट, सडनली कुछ कॉस्ट बढ़ जाना। अनइशूड शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल बेचने के बाद हमें इशूड नहीं हुए, अनइशूड हो गए हो, तो वो सब भी यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये यूनिट 4 भी कंप्लीट हो जाता है, यूनिट 3 भी कंप्लीट यहाँ पे हमारा हो जाता है। तो आज मैं आपको 4th यूनिट भी पढ़ा रही हूँ, कैपिटल एंड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड द रिसिप्ट्स, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो कैपिटल को यहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, पेमेंट एंड रिसिप्ट्स, एंड रेवेन्यू को भी हम डिवाइड कर देते हैं, पेमेंट एंड रिसिप्ट्स। तो आज हम इन दोनों के टॉपिक्स के बारे में भी यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि अकाउंटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होता है, कैपिटल रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होता है, रेवेन्यू पेमेंट्स में क्या आता है, रिसिप्ट्स में क्या आता है। फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हमारे जो गुड्स एंड सर्विस हो रहे हैं वो क्या फंक्शंस में जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है, ये सभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं द कॉन्सेप्ट इन डिटरमाइन द कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या होता है। तो नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पे होता है कि जो भी हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो जाता है, तो यहाँ पे जो ट्रेड होता है वो क्या करता है, डीलिंग विद फर्नीचर्स हो गया या परचेज ऑफ फर्नीचर्स हो गया, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में करेगा। बाकी जो अदर ट्रेड्स होते हैं वो क्या करेंगे, परचेज कर देंगे फर्नीचर्स को, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। अगर डिले इन फंक्शन की ट्रेडर के हिसाब से देखा जाए तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हो गया, और परचेज ऑफ फंक्शन शुड बी ट्रीटेड एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। यह हम बैलेंस शीट में इस तरीके से हम दिखाते हैं। और रिकरिंग इन नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, तो रिकरिंग इन नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर मतलब होता है कि हम जो हमारे जो मंथली सैलरी हो गई या रेंट हो गए हैं, तो ये आ जाते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, क्योंकि ये हमारे हर महीने में आ जाता है। लेकिन जो असेट्स होता है तो वो तो हर महीने नहीं आ सकता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। पर्पस ऑफ द एक्सपेंस, पर्पस ऑफ एक्सपेंस क्या हो सकता है कि उसको नॉर्मली मेंटेनेंस कर दो या रिपेयर कर लो, तो ये जो रिपेयर या मेंटेनेंस कर दो वो एक तरह का क्या हो गया, एक्सपेंस। रेवेन्यू इन नेचर्स हो गया है। वही अगर मेजर रिपेयरिंग करना हो या असेट्स को इंक्रीज करना है, प्रोड्यूसर कैपिटल ये सब में, तो वो क्या हो गया, हमारे कैपिटल में आ जाएगा। इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, तो जो हमारे एक्सपेंस होते हैं तो वो हमारे क्या करते हैं, इनकम और रेवेन्यू में मदद करते हैं। करंट पीरियड्स रेवेन्यू हो गया है। और अगर एक तरीका वो देखा जाए तो जहाँ पे हमारे जर्नल रेवेन्यू होते हैं तो वो मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। मटेरियलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, तो यहाँ पे हम जो रेशियो हम डिवाइडिंग किया जाता है तो उस रेशियो को हम डिवाइडिंग करने के टाइम ध्यान रखना आता है कि इसका डिस्ट्रीब्यूटिंग किस बात है, रेवेन्यू एंड कैपिटल्स में। यहाँ पे हम देखेंगे अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के बारे में। जैसे हमने पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होता है। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो डायरेक्ट रिलेट करते हैं अकाउंटिंग पीरियड्स के इससे। तो यहाँ पे अगर उसका देखा जाए तो सेल्स हो गया, रेंट्स हो गया, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स हो गया, ये सब। लेकिन वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स डायरेक्ट रिलेटेड किससे होता है, सेल से होता है। और रेंट, वेदर द रेंट किससे रिलेटेड होता है, अकाउंटिंग पीरियड से यहाँ पे होता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होता है, जो एनी टेंजिबल हो गया या इनटेंजिबल असेट्स हो गया जो हमारे फ्यूचर पीरियड्स में आया जाता है।
और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो मोर देन द वन अकाउंटिंग पीरियड्स होता है। वह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, जो उसी साल में उसी अकाउंटिंग ईयर में ख़त्म हो जाना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कुछ एक दो सम्स देख लेते हैं। ओवरऑल एक्सपेंडिचर्स ऑफ द सेकेंड हैंड मशीनरी परचेस आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकेंड हैंड मशीनरी या कुछ भी हो है तो लॉन्ग टर्म, अगर लॉन्ग टर्म है तो मैंने क्या बोला वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देयरफॉर आज का आंसर क्या हो गया, फॉल्स। मनी सेंट टू रिड्यूस्ड वर्किंग एक्सपेंडिचर इन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मनी सेंट टू रिड्यूस द वर्किंग एक्सपेंडिचर्स, तो ये भी आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। जो मनी रिड्यूसली होता है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए होता है, क्योंकि जो देखा जाए तो हमारे लिए क्या होता है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स होता है, इसलिए इसका आंसर भी क्या हो गया, फॉल्स। लीगल फीस अक्वायर द प्रॉपर्टी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्रॉपर्टी मतलब हमारी जमीन के लिए लीगली फीस कुछ भी हो है तो वो लॉन्ग टर्म, और ऑनरशिप का राइट होता है प्रॉपर्टीज पे, तो वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ट्रू। अमाउंट सेंड एज अ लॉयर फीस डिफाइंड टू सूट क्लेम दैट द फर्म फैक्ट्री साइट बिलोंग टू हिज पेंटफुल लैंड इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉल्स है, फॉल्स इसलिए कि वो तो मेंटेनेंस के लिए एक्सपेंडिचर लिया जाता है, और ये लॉन्ग टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म्स के लिए ही ले रहा है, क्योंकि वो छोटी चीज़ के लिए फीस ही लिया जा रहा है। फिर अमाउंट स्पेंड्स फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द वॉर्न आउट पार्ट ऑफ द मशीन, कैपिटल एक्सपेंडिचर। खाली जो आउटर पार्ट होता है उसको खाली वो रिप्लेसमेंट कर रहा है, तो रिप्लेसमेंट करने के लिए इतना खर्चा नहीं लगेगा, अगर इतना खर्चा नहीं लगेगा तो वो मेरे लिए क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। खाली रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स नहीं होता है। The expense incurred on the repair and the while washing for the first time on the purchase of the old building are the revenue। कोई पुरानी बिल्डिंग के उसको धोना है तो मतलब क्या हो गया, वो फर्स्ट टाइम को उसको धो रहा है, तो ये हमारे बिल्डिंग के लिए क्या हो गया, कंडीशंस हो गया, और बिल्डिंग हमारी क्या हो जाती है, फिक्स एसेट। ये कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में ही ऐड होगा, तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में अगर ऐड होता है तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता है। द एक्सपेंस इन द कंसेप्ट विद ऑब्टेन अ लाइसेंस फॉर रनिंग अ सिनेमा इज द कैपिटल एक्सपेंस। बराबर, लॉन्ग लाइसेंस क्या होता है, लॉन्ग टर्म लाइसेंस होता है, तो लॉन्ग टर्म लाइसेंस क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब ट्रू। द अमाउंट स्पेंड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टेम्पररी हर्ड which were necessary for the construction of cinema house and where demolition where the cinema house was ready is a capital expenditures। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि जो भी कॉस्ट ऑफ टेम्परेरी हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, हमारा सिनेमा हाउस के लिए ही हो रहा है, तो सिनेमा हाउस रेडी होने के लिए वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। अब यहाँ पे कुछ सम्स दिए गए। एक्सपेंस इंकर इन द कॉन्ट्रैक्ट विद ऑब्टेनर लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग अ फैक्ट्री ऑफ ₹10,000, तो ये कैपिटल है या रेवेन्यू, लॉन्ग टर्म मतलब कैपिटल। 1,000 पेड फॉर द रिन्यूअल ऑफ इन्वेंटरी टू द न्यू साइट, तो न्यू साइट्स के लिए वो क्या हो जाता है, 1,000 रुपीज़ पे कर, तो क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Ring and pressure of the engine were changed on the cost of ₹5,000 to full to get the fuel efficiency। लॉन्ग टर्म के लिए 5,000 रुपये पे कर रहे हैं, तो क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मनी पेड टू महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड 8,000 to install the telephone in the office। अरे तुम टेलीफोन को इंस्टॉल पैसे डालो या मत डालो, एक तरह के वो एक्सपेंडिचर्स नहीं है, ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, तो यह यहाँ पे एक ना कैपिटल है नहीं, यहाँ पे रेवेन्यू है। द फैक्ट्री सेडेड फॉर कंस्ट्रक्शन एट द कॉस्ट ऑफ ₹1 lakh, a sum of ₹5,000 has been insured in the construction of temporary hutted to store building materials। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो तुम्हारा जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग हो रहा है वो टेम्परेरी हो रहा है,
तो ये एक तरह से टेम्पररी हो रहा, तो ये तुम्हारा लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होगा, लेकिन है तो बिल्डिंग का ही, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये बिल्डिंग तुम्हारे लिए क्या हो गई, फिक्स एसेट्स हो गई इसलिए। अब आ जाते हैं हम कैपिटल रिसिप्ट एंड द रेवेन्यू रिसिप्ट। अब बताओ आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। तो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेसेसरी है, और रिसिप्ट का मतलब ही क्या होता है, जो नॉर्मल बिजनेस में जो एक्टिविटीज़ होती है, रिसिप्ट फॉर सेल्स ऑफ गुड एंड सर्विस या इंटरेस्ट इनकम्स, ये सब। वाई अगर नॉन रेवेन्यू नेचर कैपिटल रिसिप्ट क्या हो जाता है, रिसिप्ट फॉर सेल ऑफ फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट्स, ये सब यहाँ पे आता है। रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर एज सून एज द राइट ऑफ रिसिप्ट एस्टैब्लिशमेंट होता है, जिसमें रेवेन्यू रिसिप्ट शुड नॉट बी इक्वल विद अक्यूर द कैश रिसिप्ट एंड द रेवेन्यू रिसिप्ट आर द क्रेडिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वाई अगर कैपिटल रिसिप्ट आर नॉट डायरेक्ट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल अ फिक्स asset is sold rupees 92,000, cost rupees 90,000, capital revenue 92,000 is not credited to the profit and loss account, ओनली प्रॉफिट या लॉस जो भी रहेगा वही हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे यहाँ पे कितना आया, ओनली 2,000, तो यही हम रिकॉर्ड करेंगे। तो सेम यहाँ पे सम्स दिए गए हैं कि सेकेंड हैंड फर्नीचर फॉर ₹9,000 were purchased and the repainting of furniture cost ₹1,000. The furniture was installed by the own workman. Wages for being ₹200. तो टोटली खर्चा कितना हो गया, 9 और 1 10, 10 और 2 10,000 20। लेकिन उसमें से जो सच एक्सपेंस जो फर्नीचर नॉट अवेलेबल फॉर यूज होता है, जैसे 1,000 हो गया, 2,000 हो गया, तो ये सब क्या हो गया, डेबिटेड टू द रिपेयरिंग अमाउंट एंड द वेजेस। बराबर, ये डेबिट हो जाएगा हमारे रिपेयरिंग अमाउंट एंड द वेजेस के लिए। तो ये अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, अमाउंट कहाँ पे क्रेडिट होगा, फर्नीचर अकाउंट में। एक्सपेंस incurred by obtaining the license for running a cinema was ₹20,000. During the course of a year, the cinema company was fined 1,000 for contract rule. Renewable fees for 2,000 for the next year was paid. तो यहाँ पे हम देखा जाए तो सिनेमा चलाने के लिए उन्होंने कुछ पैसे चार्जेस दिए गए थे। तो यहाँ पे जो पैसे चार्जेस के लिए दिए गए, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हमारे लिए क्या हो गया, 1,000 रुपीज़ हो गया। और रेवेन्यू जो रिन्यूएबल जो फीस होती है नेक्स्ट साल की जो हम पे करने वाले हैं, अगले साल के हमें पे कर चुके, तो वो कहाँ जाएगी, हमारी प्रीपेड एक्सपेंडिचर्स, मतलब हमने पहले से ही पे कर लिया। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्स में सम्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सम सभी ख़त्म हो जाती है और नीचे ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स के आंसर्स आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको मिल जाएंगे। एक तो आपको सेकेंड लेक्चर्स के ऑब्जेक्टिव और सेकेंड यूनिट और फोर्थ यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स में मिल जाएंगे। तो आज हमने 3 यूनिट किए थे, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो सेकेंड में तो हमने आज नॉर्मल पढ़ा था, थर्ड में हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, सेकेंड में जैसे हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे, थर्ड यूनिट में हमने पढ़ा था अलग अलग वर्ड्स के मीनिंग्स क्या होते हैं वो हमने पढ़े थे। और हमारे वही फोर्थ यूनिट में हमने पढ़ा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, ये सब क्या होते हैं इसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था। और इसके आंसर्स आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स में मिल जाएंगे और आप मुझे इसके नीचे आंसर्स कमेंट करके बता सकते हो कि इसके आंसर्स क्या है, फर्स्ट का आंसर्स क्या है, सेकंड के आंसर्स क्या है। आप वीडियो को बीच में स्टॉप कर सकते हो और आपको आंसर्स आप वहाँ पे देख सकते हो। तो आज के लिए यहाँ तक ही हम स्टॉप कर देते हैं और अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊँगी यूनिट 5, और अगर उसमें और टाइम मिलेगा तो हम यूनिट 6 और यूनिट 7 भी कंप्लीट कर देंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं फाउंडेशन कोर्स ऑफ CPTs के लेक्चर्स लेके आई हूँ। अप टू डेट पूरा आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा दूंगी और जो भी
शॉर्टकट्स जहाँ पे भी हमें यूज़ करना होगा, कुछ ट्रिक्स ये भी, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, स्पेशली जहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे यूज़ होने वाले मैथ्स के लिए, तो वो भी मैं बताने वाली हूँ। जैसे ही हमारा अकाउंट पूरा हो जाने के बाद हम एक एक सब्जेक्ट्स पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आगे के सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप फटाफट मेरे सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। और बेल आइकन को क्लिक इसलिए करना है क्योंकि आपको अगर मैं जो भी डालूंगी यहाँ पे लेक्चर्स वीडियोस डालूंगी तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आप फटाफट इसको सब्सक्राइब कर दो और लाइक बटन दबा दो। अगर आपको वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो। जितने भी आपके फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर कर लो कि उनके लिए भी एक काम की चीज़ आई है। और इसके लिंक, इसके लेक्चर यहाँ पे हम साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 2 क्लिप्स डाली हुई है। एक है तुम्हारे सीए कैसे कंप्लीट करना है उसकी क्लिप डाली हुई है, और सेकेंड क्लिप यहाँ पे मैंने डाला है फर्स्ट लेक्चर का जो फर्स्ट यूनिट था उसका भी मैंने यहाँ पे क्लिप डाला हुआ है, तो आप वो भी यहाँ पे चेक कर लीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय, टेक केयर, स्टे होम।